आज हमारे इंस्टीट्यूट में एक ऐसे शिक्षक आए हैं जो क्लासरूम से नहीं ज़मीन से एजुकेशन का रेवोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो हाँ जी सर, मैं तो आपको पिछले 12 साल से जानता हूँ क्योंकि आप 6, 7, 8 में मेरे क्लास टीचर थे। बाकी लोग जानना चाहते हैं कि ये टीचर कौन है जो फुटपाथ पे बच्चों को पढ़ाने की पहल कर रहा है, कौन है, कहाँ से आता है, क्या करता है। तो सर आप लोगों को बताइए। सबसे पहले तो मैं क्रिएटिव अध्ययन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और उससे बड़ी खुशी मेरे लिए ये है कि आप हमसे पढ़े हुए हैं और 6, 7, 8 में मैं आपका क्लास टीचर रहा। और अपने बच्चों की, टीचर्स के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि अपने बच्चों के लिए अगर वो सक्सेस होते हुए देखें और आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सक्सेसफुल है, तो हमें बहुत खुशी होती है इस चीज़ से। और मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा हनुमानगढ़, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे मुझे 2013 में मैं आया था एक टीचर के रूप में, मैंने ज्वाइन किया है। कौटिल्य गवर्नमेंट सर्वोदय कोविड विद्यालय चिराग इनक्लेव में मैं पढ़ाता हूँ। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन, आपने फुटपाथ पर पढ़ाने का डिसीजन कैसे लिया और सबसे पहले तो आप वहाँ तक पहुँचे कैसे? एक्चुअली में हुआ ये था कि मेरा रूटीन है 5 से 7 बजे का जो रूटीन है वो स्कूल से आने के बाद 5 से 7 मैं पार्क की तरफ जाता हूँ। तो वहाँ से मैं सेक्सराय की हमारे पास में मार्केट पड़ती है, तो मैं उसके अंदर घूमने के लिए निकल लेता हूँ कई बार। तो मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे बच्चे वहाँ भीख मांग रहे हैं और किसी से कुछ खाने का मांग रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं। तो वहाँ पे दुनिया अपनी अपनी चीज़ों में सब में व्यस्त है, कोई इन पे ध्यान नहीं दे रहा था। तो मैं वहीं जहाँ पे मैं फुटपाथ पे बैठा था, वहीं पे मैंने बैठे इन बच्चों को जब देखा गौर से, तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम इनको, जो ये भीख मांग रहे हैं, इनको पैसे की बजाय अगर मैं इनको कलम थमा दूं हाथ में, तो मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा वो आए। तो वहाँ से मुझे एक विचार आया ये पढ़ाने का बच्चों को। जी सर। तो सर जैसे जब आपने पहले दिन सोचा कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आपने पहले दिन ये ट्राई किया बच्चों को पढ़ाने का, जब आपने थोड़ा सा इनिशिएट किया कि चलो चलते हैं, बात करते हैं बच्चों से और लोग, तो वहाँ पे बच्चों का और लोगों का रिएक्शन क्या था? वो देखो, हर चीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो लगती है जब स्टार्ट में हम जाते हैं। तो जब मैंने बच्चों को भीख मांगते हुए देखा, ये सब किया, तो मैंने क्या किया उनके लिए, मैंने सोचा कुछ कॉपी किताब पहले खरीदता हूँ उनको। और फिर 2 बच्चों से मैंने बात भी करी कि अगर मैं आपको, वो बोले भैया पैसे दो, मैं अगर मैं आपको पैसे ना दे के आपको कलम दूँ तो आप पढ़ोगे? तो बोला हाँ सर हम बिल्कुल पढ़ेंगे। तो मैं पहले किसी ने कलम या कॉपी आपको दिया है कुछ? कि नहीं सर हमें कुछ नहीं दिया। तो मुझे वहाँ से ये आइडिया आया और साथ में मैंने उनको फिर दूसरे दिन जाके वो कलम और कॉपियाँ दी। लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा मुझे भी वहाँ पे, क्योंकि इतना पब्लिक देख रही थी एकदम से। और वहाँ मैं बैठा फुटपाथ के ऊपर, तो वहाँ लोगों की चहल पहल बहुत रहती है। शहीद भगत सिंह कॉलेज है वहाँ पे पास में, तो वहाँ बहुत सारी लोगों की चहल पहल रहती है। तो लोगों का ये था कि लोग मुझे बड़ी हैरानी की नज़र से देख रहे थे भी, ये इतनी भीड़ के अंदर 4-5 बच्चों को पढ़ा रहा है ये है। तो थोड़ा रिएक्शन ऐसा था उन लोगों का। तो आपने ये नहीं माइंड में आपके कि मैं यहाँ फुटपाथ पे ना पढ़ाकर कहीं साइड में क्लासरूम में ले जाता हूँ, या फिर मतलब कहीं साइड में आड़ में पढ़ा लेता हूँ, या आपका उधर की साइड कहीं रूम वूम अरेंज करके आपने फुटपाथ पे ही पढ़ाने का क्यों डिसाइड किया? नहीं, आजकल क्या है, दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कि बच्चे चोरी होने का ज़्यादा कुछ वीडियो पीछे वायरल हुई थी कि बहुत सारे लोग बच्चे हैं वो चोरी हो रहे हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पे कोई मुझे ऐसी जगह भी नहीं मिल रही थी कि मैं बच्चों को कहाँ लगे जाके पढ़ाऊँ। तो क्यों कई बार क्या होता है पता है कि बच्चे स्कूल में तो आते हैं, तो मैं खुद स्कूल बन के उन बच्चों के पास पहुंच गया था। तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। और दूसरा ये था कि लोगों के सामने पढ़ाने में ये था कि मुझे भी एक सिक्योरिटी रहती थी, क्योंकि आजकल बच्चे, मैंने आपको बताया कि बच्चे उठाने वाला थोड़ा सा रहता है, तो वो मुझे थोड़ा डर था मेरे मन के लोग अंदर। बेसिकली डाउट ना करें कि बंदा कोई बच्चा जेन्युइन है या कुछ बच्चे कहीं गायब तो नहीं कर रहा, इसलिए बस इसीलिए मैंने वहीं पे लोगों के सामने पढ़ाना भी ठीक समझा। तो जब आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, पहला दिन आपका गया, 2 दिन गए, 3 दिन गए, तो आपने क्या नोटिस करा, किस तरह से लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है? वीडियो वायरल होने से पहले, बेसिकली वायरल होने के बाद तो ऑब्वियसली सब दिखाते हैं, वायरल होने से पहले किस तरह से लोगों का आपको सपोर्ट मिला और किस तरह से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं? बिकॉज आज की सोसाइटी ऐसी है कि अगर कोई किसी को कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि बंदा बस व्यूज के लिए, थोड़े से दिखावे के लिए कर रहा है। तो ये आपको किस तरह से लोगों ने सपोर्ट किया और किस तरह से लोगों का आपको क्रिटिसिज्म फेस करा आपने? वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि देखो, डिफ़िकल्टी तो कोई काम हम करते हैं शुरू तो होती है। और मुझे ये जो आइडिया आने के बाद जब ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, वो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसा नहीं सारे लोग एक जैसे होते हैं, कुछ लोग बहुत दिल के बहुत अच्छे होते हैं। जैसा मेरा सामना हुआ, अच्छे लोगों से भी हुआ और बुरे लोगों से भी हुआ उस जब मैंने पढ़ाना ये शुरू किया तब से। तो
मैं पहले अच्छे लोगों की बात करूँगा कि जब मैं वहाँ पे गया तो मैं जो एक गोलगप्पे वाला भैया है तो वो डेली उनको मैं बोलता हूँ यार इनको बच्चों को गोलगप्पे खिलाओ, तो वो 2 एक्स्ट्रा खिलाता था। अगर मैं 10 रुपये 20 रुपये उनको खिलाता हूँ तो वो 4 उनको एक्स्ट्रा खिलाता था। इसलिए तो बहुत सारे लोगों ने, किसी ने पानी की बोतल उनको दी, किसी ने कुछ खाने को दिया, इस तरीके से बहुत सपोर्टिव लोग भी वहाँ पे थे। लेकिन कुछ डिफ़िकल्टी आई मेरे को, 2-3 लोगों ने कहा तुम कहाँ से इसको IPS बना दोगे, ये तुम आज 2 दिन पढ़ाओगे, चौथे दिन क्या होगा, इन बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं होता, इन बच्चों का, इस तरीके से बात, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप तो यहाँ पे बैठकर। और एक ये था कि जैसे मैंने स्टेशनरी की वहाँ से जब किताबें वो सब खरीदी तो उसने भी मुझे कहा सर आप क्या कर रहे हो, ये आज फाड़ के, ये तो रोज़ हम रोज़ यहीं देखते हैं, या आज अभी पेज फाड़ के बाहर कचरा कर देंगे और फिर ये कौन उठाएगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं पढ़ने वाले ये बच्चे, इनका कोई फ्यूचर नहीं होता। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी दिल को लगी, लेकिन मैंने अपना विचार नहीं बदला। मैंने कहा नहीं, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा चाहे दुनिया कुछ भी कहे, और इन बच्चों को मुझे पढ़ाना है बस। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे तब आपने बताया कि उस दौरान शहीद भगत सिंह कॉलेज के भी कुछ बच्चे आ जाते थे आपके पास। जी जी। थोड़ा बच्चों को कॉपी पेंसिल दे देते थे, थोड़ा आपके साथ मिलके वो भी उनके साथ पढ़ा लेते, थोड़ा इंगेज करते थे, तो बच्चों को भी अच्छा लगने लगा था। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको दिखता था कि मतलब देखो सर वो बच्चों कभी स्कूल नहीं गए, कभी पेंसिल कॉपी नहीं पकड़ी उन्होंने, तो एकदम से तो बच्चे सीख नहीं पाते। नहीं। तो जब आपने देखा कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या बच्चों को डिफिकल्टी हो रही है पढ़ने में, तब आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मैंने ये डिसाइड करके इनको पढ़ाने का एक चैलेंज ले लिया, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम, काफ़ी ज़्यादा दिमाग वेस्ट, क्योंकि आप पूरे दिन आप स्कूल से आए, उसके बाद फिर आप बच्चों को पढ़ाने चले गए, तो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर लैग कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो आपको ऐसे नहीं लगा कि मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया? कभी आपने अपने डिसीजन पे ऐसा डाउट तो नहीं किया? नहीं, डाउट तो खैर मैंने नहीं किया कभी, लेकिन देखो चीज़ें जब नई शुरुआत करते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको डिफिकल्टी फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। हाँ। तो क्योंकि बच्चों का इन्वायरमेंट ही ऐसा था ना, क्योंकि बच्चे वहाँ पे इस तरीके से रह रहे थे, फुटपाथ पे वो रह रहे हैं और वहीं से भीख मांगे, तो इन्वायरमेंट उनका ऐसा है, तो उनकी लैंग्वेज भी अलग है। मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा लैंग्वेज भी उनकी वो थी, और पहले उनके लैंग्वेज पे मैंने थोड़ा काम किया। मैं कि नहीं अब इस तरीके से मुझे बोलें, फिर मुझे सर जी, मैंने उनको बोलना सिखाया कि आप मुझे सर जी के नाम से बोलेंगे, बोला ठीक है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा उन चीज़ों को बच्चों को सुधारने, 3-4 दिन तो मुझे वो लगी, वो एजुकेशन देनी पड़ी पहले उनको। फिर वो बच्चे थोड़ा, मेरे और बच्चों का जो इमोशनल टच था वो हुआ, तो मेरे पास बच्चे बैठने लग गए, और अब मैं जब जाता हूँ तो बच्चे भाग के मेरे गले लग जाते हैं, थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएट। हाँ, ऐसा ये सिस्टम अभी हो गया। हाँ सर, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि पढ़ाई और आप दोनों बच्चों के लिए नए थे। ठीक है, आप तो थे ही थे, पढ़ाई भी उन बच्चों के लिए नहीं थी। तो इसको लेकर बच्चों की क्या एक्साइटमेंट थी? मतलब आप जब जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपने बच्चों के साथ कोई टाइम फिक्स कर रखा था, या फिर बच्चे खुद आपको पूरे दिन बच्चे आपके इंतजार में रहते थे, या फिर आप बच्चों को जाके ढूंढते थे कि पढ़ो पढ़ो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उसमें कि देखो मेरा ना कोई टाइम फिक्स था हमारा। हाँ। जैसे मेरा 8 बजे से लेकर और 2:30 बजे तक का स्कूल होता है, 3 साढ़े 3 मैं घर पहुंचता हूँ, और 5 साढ़े 5 बजे मैं पार्क के लिए निकलता हूँ, तो कोई फिक्स टाइम मेरा नहीं था वहाँ पे जाने का। सेक्स रैग जो अथॉरिटी है उसमें मुझे जाने का वो नहीं था, लेकिन बच्चे मेरा इंतज़ार करते थे। ये मैंने चीज़ नोटिस करी 2-3 दिन जब मैंने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो बच्चे मुझे नोटिस करते थे कि सर कब आएंगे, और मैं एक्चुअली मैं उसी जगह ही बैठता था जहाँ से ये वीडियो वायरल हुआ था, मैं उसी जगह ही बैठा करता था, तो बच्चे मेरे को वहाँ ढूंढ लेते थे, मैं दूसरा कोई प्लेस नहीं था। तो बच्चों की ये क्यूरियोसिटी ये थी कि हाँ नहीं मुझे पढ़ना है, और खुद फिर बच्चे एक दिन तो खुद वो पेन पेंसिल लेके आया, सर मुझे ये किसी भैया ने दी है और मुझे पढ़ाओ सर आप। तो ये, और कुछ बच्चों को जब, एक मैं इंसिडेंट आपको बताता हूँ इसके अंदर, कि एक गुड़िया थी जिसको मैंने पढ़ाया था, जब उसने नाम लिखना शुरू किया तो वो अपने हाथ पे भी नाम लिख रही है, कॉपी में भी नाम लिख रही है, मतलब इतनी उसको खुशी हुई उस बच्ची को। उसको देखे मुझे भी एक, मतलब आप मानोगे नहीं, रोना तक आ गया था कि यार मैंने एक छोटा सा मतलब प्रयास, और बच्चे की खुशी देखो कितनी बड़ी है। चलिए वीडियो पर आते हैं। तो जिस टाइम वो बच्चे ने आपकी वीडियो बनाई, आपको पता था कि वीडियो बन रही है? एंड हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन, वो वीडियो आपने तो बनवाई नहीं, ठीक है, किसी और अकाउंट से वो मेन सबसे पहले पोस्ट हुई है, तो वो लड़का कौन था? देखो ये है कि ना तो मुझे वीडियो इतना, मेरा शौक भी नहीं था वीडियो बनाने का, ना मैंने कभी वहाँ बच्चों को पढ़ाते हुए कभी फ़ोन निकाला, और क्यों मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं उनके साथ वीडियो बनाऊँ या फ़ोटो बनाऊँ। तो वहाँ शहीद भगत सिंह कॉलेज का ये लड़का था, वहाँ पे मार्केट लगती है, बच्चे वहीं आते हैं, शहीद भगत सिंह कॉलेज के बच्चे आते हैं वहाँ पे सारे ज़्यादातर। तो वहाँ खाने पीने की कुछ रेडियाँ लगी हुई है, तो उसके चक्कर में सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे अंशु कुमार का एक नाम का एक लड़का था जिसने ये वीडियो शूट किया था। मुझे तो पता भी नहीं था कोई शूट कर रहा है नहीं कर रहा, तो लेकिन बाद में जब 1-2 लाख उस पर व्यूज़ आ गए, तो उसने मुझे टैग करके ढूंढ के, मुझे नहीं पता कैसे उसने मुझे ढूंढा, और मुझे उसने इंस्टाग्राम पे टैग किया, सर आई एम प्राउड ऑफ यू, आपकी वीडियो वायरल हो रही है, इस तरीके से। तो मुझे एक बार तो बड़ा हैरानी हुई मुझे कि मैं देखो वायरल हो गया, और मुझे खुद को ही नहीं पता अभी तक। तो अच्छा भी लगा।
तो आपको सबसे पहले मतलब उस लड़के ने ही बताया था कि आपकी जी जी वीडियो वायरल हाँ, हो रही उसने है? बताया था मुझे, अंशु ने। ठीक है। तो वीडियो वायरल होने से पहले नहीं, इसमें एक चीज़ और भी थी, मैं आपको बताऊंगा अभी, आपको रोकना चाहूँगा बीच में कि जैसे मैं स्कूल में पहुंचा तो 1 लाख 2 लाख वो व्यूज़ आ चुके थे उस वीडियो पे, मुझे तो पता ही नहीं था तब तक। अंशु ने मुझे टैग किया, उसके बाद में मेरे स्कूल के बच्चों ने मुझे बोला सर आप तो वायरल हो रहे हो। मैंने भी कॉल किया था। हाँ, आपने भी कॉल किया था, तो मुझे तो खुद को तब तक पता ही नहीं था। बाद में मुझे चीज़ें पता लगने लगी, जैसे बच्चों ने कहा सर आपकी वीडियो वायरल हो रही है। मैं कौन सी वीडियो वायरल हुई, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर इधर से अंशु कुमार ने शाम को मुझे टैग करते हैं, स्कूल में बच्चे मुझे कह रहे थे, तो वो दोनों चीज़ों से मुझे पता लगा था ठीक इसका। है। तो उसके बाद वीडियो वायरल होने से पहले मतलब कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे हेल्प करने, ये तो सॉन चल रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद फुटपाथ पे लोगों का, आपकी फैमिली का, स्कूल के लोगों का, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे दोनों बैठ के, तो आपने बताया कि कई सारे न्यूज़ चैनल वाले आपको इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर रहे हैं, आर्टिकल्स आपके नाम के पोस्ट कर रहे हैं, और आपके पेज पे अराउंड 1.6 या 1.5 समथिंग मिलियन व्यूज गए हैं। जी जी। लेकिन वो सेम वीडियो मैं अभी गूगल पे मैंने चेक करा, 50 से ज्यादा मल्टीपल अकाउंट से पोस्ट हुई है। Yes, और सब पे 1 लाख से ऊपर ही व्यूज हैं। ठीक है, और काफी अच्छे अच्छे पेजेस ने भी ये वीडियो पोस्ट करी है। तो किस तरह से रिएक्शन रहा था सब लोगों का? क्या आपकी लाइफ में बदलाव आया उसके बाद? देखो, मैं एक सामान्य इंसान हूँ, एक अध्यापक हूँ, और अध्यापक का काम है बच्चों को शिक्षा देना। तो मुझे तो इतना पहली बात तो बहुत हैरानी हुई इन सब चीज़ से कि मैं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मेरा फेस आ रहा है। और दूसरी बात ये थी कि बच्चों को मेरे, देखो आप अपने एक कोटेशन सुना होगा कि गरीबी में आदमी पैदा होता है और गरीबी में मर जाता है, तो वो उसकी कमी है। अगर बच्चा शिक्षा के बिना रह जाता है तो वो हम सब की जिम्मेवारी बनती है उसको शिक्षा देने की। तो इसी में ये था कि आसपास का एनवायरनमेंट, देखो जब चीज़ें बदलती है तो ये सब चीज़ें हो रही है, तो एनवायरनमेंट तो बेसिक है, बदलना था। तो सबसे पहले स्कूल में जहाँ मैं जाऊँ तो मुझे वायरल मैन के नाम से, और फुटपाथ में होमलेस बच्चों, चिल्ड्रन को पढ़ाने के नाम से बच्चे मुझे पुकारने लगे। और मैं जब सेक्स राय की मार्केट में वहाँ भी जाता हूँ तो जो कॉलेज के लड़के हैं, बच्चे हैं, वो मुझे साथ में फ़ोटो लेने, सर आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो ये जो चीज़ थी वो मुझे लगता है जितने मेरे व्यूज़ आए तो वो सारे के सारे मेरी तरह ही सोचते हैं। वो उन लोगों का मेरे लिए प्यार था, और मेरी लाइफ में तो शायद थोड़ा चेंज आया उसको बाद में। और दूसरी बात ये थी कि जैसे फैमिली का रिएक्शन आपने पूछा कि फैमिली में, तो फैमिली में सब लोग बड़े खुश हुए कि अचानक से क्या हो गया, ये कहाँ से वीडियो आ गई। मुझे खुद को नहीं पता था, मैं उनको क्या बताता। तो थोड़ा सा माहौल बना ऐसा घर में भी। तो उन लोगों को मतलब आपने ही बताया था या उनको पहले से ही पता लगा था? नहीं, उनको कहीं और से पता लगा, मुझे भी नहीं पता था ना तब तक, तो उनको कहीं और से पता लगा था। सेम डे दोनों को पता लगा? जी जी जी, हाँ, ठीक है सर। एंड सर, उन बच्चों के लिए एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? मतलब देखो वहाँ से हज़ारों लोग निकलते हैं, ठीक है, मार्केट है, लाखों लोग निकले होंगे आज तक, हर किसी ने बच्चे को देखा होगा, ज़्यादा किसी को दया हो, किसी ने 10-20 रुपए दे दिए, किसी ने चॉकलेट दिला दी, आइसक्रीम दिला दी, गोलगप्पे खिला दिए, सो ऑन। ठीक है, आपने ही ऐसा क्यों सोचा कि उन बच्चों को लिए ना तो खाने की चीज़ ज़रूरी है, ना पैसे ज़रूरी हैं, एजुकेशन ही क्यों ज़रूरी है? आपने ये कैसे सोचा और कैसे ये स्टार्ट किया? मैंने आपको पहले भी एक लाइन बोली थी कि आदमी अगर गरीबी में रह के गरीबी में मर जाए तो वो उसकी कमी कह सकते हैं हम एक तरीके से। अगर वो मेहनत नहीं कर रहा तो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। एजुकेशन आपको एक सम्मान दिलाता है, एक इज्जत दिलाती है। एजुकेशन आपको उस मुकाम पे ले जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की एक कोटेशन मुझे याद आती है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा ना उतना दहाड़ेगा। तो वो मुझे कोटेशन बहुत स्पेसिफिक लगती है कि आज मैं बच्चों को अगर एजुकेट उनको कर देता हूँ तो उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। वो अपना खुद का एक अपनी इज्जत बना लेंगे और अपना एक भविष्य जो सपना उनका है वो पूरा कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरे दिमाग में आया कि बच्चों के लिए एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। जी जी सर। तो अब आपने ये पहल शुरू कर दी, बच्चों को सिखा दिया, बच्चे अपना नाम लिखना सीख गए, तो कहीं ना कहीं बच्चों ने कुछ सपने भी देखे होंगे अपने लिए, क्योंकि बच्चों को पहले तो जब वो मतलब नॉर्मली भीख मांगते होंगे तो यही दिखता होगा कि हमारा कुछ फ्यूचर नहीं है, लेकिन जब वो अपना नाम लिखना सीखे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जगी हुई कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं कुछ IPS बनूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं भी कुछ नहीं तो किसी अच्छी कंपनी में जाके कुछ काम करूंगा। जैसा आपने कहा कि बच्चों के सपने की बात आपने करी, तो मैंने उनसे पूछा आपका क्या सपना है क्या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मेरा सपना है, क्योंकि वो बच्चे भीख मांगते हैं तो उनको ये लगा कि नहीं, हमारा सपना सर पैसा कमाना है। उनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो फिर उन्हें जब धीरे धीरे मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उनकी सोच में बदलाव आया और वो धीरे धीरे कहने लगे सर नहीं, हमें तो आपकी तरह टीचर बनना है। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर मुझे तो आपकी तरह टीचर बनना है।
आप देखो आप जब आते हो हम बहुत अच्छा लगता है, हम भी ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे करके बच्चे अलग अलग रिएक्शन में देने लगे मुझे कि मुझे कोई डॉक्टर बनना है, कोई पुलिस में जाना है। वो इस तरीके से बच्चे अपने अपने सपने बुनते हैं और उनको पूरा करने का जिम्मेवारी हमारी नहीं, पूरे समाज की है। तो ये जो आपकी पहल है जी। फुटपाथ से बच्चों का भविष्य बनाने की, तो इसमें आपकी आगे फ्यूचर में क्या योजनाएं हैं, उन बच्चों के सपने हैं वो कैसे पूरे करेंगे आप किसी एनजीओ से जुड़ेंगे आगे जाके, या आप गवर्नमेंट का सपोर्ट मतलब चाहते हैं इसमें, या कुछ आपने मतलब देखो पहले तो आपने एक बेसिकली पढ़ाना ही स्टार्ट कर लो रोड पे, बट जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी आपने कुछ सोचा होगा कि इन बच्चों को अब जो उम्मीद की किरण जो जगी है उसको आगे कैसे कंटिन्यू करें, तो क्या प्लान्स आपने सोचे फ्यूचर के लिए? देखो अभी तो जो वीडियो वायरल हुआ है आपने देखा होगा कि लाखों व्यूज़ है और मेरे जैसे लाखों लोग सोचते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात है कि रही बात सपने की, तो देखो इस काम को मैं जारी रखूँगा क्योंकि मुझे कोई वायरल नहीं होना था, ना मुझे कोई फेमस होना था, मुझे इम्पैक्ट पे काम करना था, वो मैं कर रहा हूँ और वो मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। और दूसरी बात यह है कि बच्चों के सपने की तो मैं इनको अधूरा नहीं छोड़ सकता। जो बच्चों ने मेरे साथ जो सपने देखे हैं वहाँ बैठ के फुटपाथ के ऊपर, मैं उसको पूरा करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। दूसरी बात मेरा ये है फ्यूचर प्लानिंग जो आप कह रहे हो, अभी बहुत सारे आपने कहा कि न्यूज़ पे हमारी वो वायरल वीडियो आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है, एनडीटीवी पे, एबीपी न्यूज़ पे, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, सब ने लिखा है, आर्टिकल भी लिखे हैं, न्यूज़ भी आ रही है। तो मेरा ये मेन है कि उन बच्चों को मैं यहाँ से पढ़ा कर और फिर मैं अपने स्कूल में ही इनको लेके जाऊँगा। बहुत सारे एनजीओ ने मेरे से संपर्क किया है, लेकिन अभी मैं उस तरफ न जाके और मैं अपने स्कूल में इन बच्चों को वहाँ ले जाके पढ़ाई करवाऊँगा उनकी वहीं पे, ताकि मेरे देख रेख में भी ये बच्चे रहेंगे। और गवर्नमेंट स्कूल में कोई फीस भी नहीं लगती है तो वो भी नहीं होगा। तो उन बच्चों को मैं अपने पास में रख के वहीं पढ़ाऊंगा ताकि आगे जाके ये अपना फ्यूचर बुन सके। क्योंकि एक तो ये है कि 12th तक अगर बच्चा पढ़ जाता है तो आजकल इतनी डिजिटल स्किल्स आ गई हैं कि बच्चा उसके आगे की पढ़ाई के लिए अपने आप खुद अर्न कर सकता है। हाँ वही है कि वहाँ 12th तक स्कूल है, 12th तक आराम से पढ़ाई करेगा। उसके बाद 12th तक जब बच्चा आता है ना तो उसकी सोच विचार सब चीज़ें बदल जाती है, तो वो अपना रास्ता खुद ही निकाल लेता है वहाँ तक। हाँ एग्जैक्टली सर। जी जी। तो सर एक हमारा, मैं एक्साइटेड था इस क्वेश्चन के लिए शुरू से, एक हमारा अपना पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है? आप टीचर हैं और हमारा क्रिएटिव वर्धन IT इंस्टीट्यूट है एज यू नो, तो मैंने जैसे आपने इंटरव्यू करी हुई, गेट पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा रखा है, उस पर लिख रखा है कि डिग्री ठीक है, डिग्री होनी चाहिए लेकिन स्किल जरूरी है, ठीक है? स्किल इज मैंडेटरी, डिग्री इज सेकेंडरी, स्किल इज प्राइमरी एंड मैंडेटरी। स्किल आपके पास होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, डिग्री या स्किल? मेरे हिसाब से दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, और डिग्री से हम सर्टिफिकेट लेते हैं, एक एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं और डिग्री हमें सर्टिफिकेट देती है, लेकिन स्किल हमें हमेशा अपने एक प्रोफेशन बनने का एक तरीका अलग जो चुनते हैं हम स्किल के द्वारा। जो हमारे पास अगर कुछ खुद का स्किल होगा तो हम उसके दम पे कुछ भी कर सकते हैं। और डिग्री आपको क्या है, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे BA कर लेते हैं, BSc करके वो भी अभी तक ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन स्किल वाला आपने कभी नहीं देखा होगा कोई बच्चा ऐसा है जो बिना जिसके पास स्किल नहीं है वो तो ऐसे घूम रहे हैं। जिनके पास स्किल है वो बच्चे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे हैं या अपना खुद का धंधा करके बैठे हैं। तो आपका जो ये क्रिएटिव अध्ययन है, और मैं इसको पहले तो बधाई देना चाहूँगा क्योंकि मैं ओपनिंग पे भी आपके आया था, आपको पता होगा, तो ओपनिंग पे आपने मुझे बुलाया था, तब से मैंने बहुत सारे बच्चों को भी कहा है इस चीज़ का। तो आपका ये जो स्किल का जो जितने भी आपके कोर्सेज हैं और हैं, तो ये मुझे लगता है एक फ्यूचर की डिमांड भी है। आपने देखा होगा आज AI का ज़माना आ रहा है, तो ये फ्यूचर की डिमांड भी है। तो आप लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक आप मेरी तरफ से आपको। जी जी सर। मैं तो सर हमारे इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट प्लस मार्केटिंग एजेंसी में कोई भी अगर फ्रेशर भी आता है तो हम उससे ये नहीं पूछते आप 12th पास हो, 10th पास हो, 11th पास हो, या आपने कहाँ से कोर्स करा है। वो बच्चा भले यूट्यूब से सीख के आए, हम उससे पूछते हैं तू बस ये बता तुझे आता क्या है, आप कर क्या सकते हो। अगर आपको आता भी नहीं है तो आप में पोटेंशियल कितना है, आप क्या सीख सकते हो, ठीक है? भले ही हम उसे फ्रेशर पे रखें, लेकिन हम रियल लाइफ प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारा काम भी करते हैं हम ये और सिखाते भी हैं, तो मुझे रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे के बताते हैं कि काम ऐसे होता है। वही मैं कह रहा हूँ, देखो सीखने और सिखाने से चीज़ें बढ़ती है। आज देखो आपने एक प्रश्न पूछा था बीच में, एजुकेशन क्यों जरूरी है, उसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि आज एजुकेशन है तो हम यहाँ बैठे हैं। एग्जैक्टली सिर्फ एजुकेशन से ही हम यहाँ बैठे हैं, और वही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में। जी जी सर, जी जी। तो एंड हाँ सर, वन लास्ट थिंग, आप कोई छोटा सा मैसेज अगर लोगों को देना चाहें, बिकॉज एंड हाँ मैसेज तो ठीक है, आप पहले तो थैंक यू बोलना चाहें लोगों को आपकी वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और बाकी सबको, क्योंकि वो एक छोटी सी कॉमन चीज थी। आपका आई नो वीडियो में भी साफ दिख रहा है आपको कोई इंटेंशन ही नहीं है। नहीं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, ना मैंने कभी किसी को कहा वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो बनाना तो मैं खुद ही बना लेता ना, दूसरे को बनाने की मेरी जरूरत क्या थी।
और रही बात थैंक यू की, तो मैं उन 15 लाख 20 लाख जितने भी लोगों ने मुझे प्यार दिया है, एक आप मानोगे नहीं एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है, तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि वो लोग मेरे साथ दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को भारत को ज़रूरत है। और ये एजुकेशन का जो पड़ाव हमने शुरू किया है, इसको ये रुकना नहीं चाहिए। और उन सभी जो व्यूवर्स हैं मेरे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे बच्चों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने अपने बच्चों को जब ये वीडियो दिखाई तो वो भी बड़े खुश हो रखे थे, सर मैं पढ़ रही हूँ देखो वीडियो के अंदर, इस तरीके से। तो मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को इतना प्यार दिया। और देखो भारत का यूथ है और एजुकेशन का जो माहौल बना उसमें, तो वो सबके दिल को छू गया। 15-16 लाख तो सर आपकी वीडियो पे व्यूज आए हैं। उस वीडियो को कम से कम 50 से 100 लोगों ने और शेयर करा और सब पे 1 से 2 लाख व्यूज है। जस्ट अभी हमने चेक करा, अराउंड ये वीडियो कहीं नहीं तो 50 से 60 लाख तो गई है। 50 से 60 लाख लोगों ने देखी है। तो आप 15-16 लाख नहीं, 50 से 60 लाख। मैं सभी को बोला है, सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और क्योंकि जो बच्चों के लिए आप लोगों ने प्यार दिखाया है, देखो वायरल होना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जैक्टली सर। एजुकेशन बच्चों को देना, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा संदेश भी आप लोगों के लिए ये रहेगा, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, जिन वीडियो को प्यार दिया है, कि आप भी अगर एक एक बच्चे की सपोर्ट करें तो आप कह रहे हो जैसे 15 लाख, मैं तो इतना चेक नहीं करता हूँ, इंटरनेट पे ज़्यादा नहीं हूँ मैं, तो अगर 50 लाख 60 लाख लोगों ने देखा, अगर एक एक बच्चे की हम जिम्मेवारी लें तो मुझे लगता है भारत में कोई बच्चा बिना एजुकेशन के नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे राइट टू एजुकेशन में भी ये है कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और उसको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। जी सर। तो सबसे हाँ, थैंक यू सो मच आपका जैसे आपने बताया कि एनडीटीवी बहुत, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने आपको इंटरव्यू के लिए, पॉडकास्ट के लिए, बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स के लिए आपका इन्फॉर्मेशन मांगा। लेकिन मैंने भी आपसे बोला कि सर सबसे पहले आप हमारे इंस्टीट्यूट में आगे इंटरव्यू दीजिएगा और लोगों को हमारे थ्रू आप लोगों को बताइएगा अपने बारे में, और आप किसी के यहाँ ना जाकर सीधा हमारे पास आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसका तो एक रीज़न था, देखो कि आप मेरे से पढ़े हुए हो, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आपका क्लास टीचर आऊँ, और देखो जो वीडियो वायरल हुई है उसमें भी एक स्टूडेंट और टीचर का ही प्रेम है, और वही प्रेम आपका हमारे साथ में था, तो वही खींच के ले आया। तो मेरे को कई लोगों ने पहले बोला इंटरव्यू के लिए, पॉडकास्ट के लिए, मैंने बोला नहीं, मैं अपने बच्चे का जो पॉडकास्ट है पहले उस पर जाऊँगा, और ये दिखाता है एक स्टूडेंट और टीचर का प्रेम, तो इसलिए मैं आपके पास आया। जी आप ओपनिंग पे भी सबसे पहले आए थे और यहाँ पे भी सबसे पहले आए हैं। बाकी सर को मैंने पहले दिन ही बोल दिया था, जिस दिन मैंने वीडियो देखी थी, कि सर आप जैसे ही आपको टाइम मिले आप ऑफिस आइएगा, इंस्टीट्यूट विजिट कीजिएगा, ठीक है। मैं स्कूल भी आके मिला था सर से, तो सर थोड़ा बहुत इधर उधर बिजी थे, एंड सर को जैसे ही टाइम मिला सर सीधा हमारे पास आए। बिल्कुल, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपके पास पहुंचा। और मैं देहरादून की शादी में गया हुआ था, मैं आपको बता देता हूं, और 4-5 दिन से मैं बिजी था। फिर आते ही मैं नहीं, बच्चा ने बहुत बार फ़ोन कर दिया, मैं जाने का फर्ज है, मैं इसलिए आज यहाँ पे आपके पास पहुँचा हूँ।